Hi, I am Dr. Sanjay Chaudhary, Director, I7 Group of Eye Hospitals, and we are going to have a session on cataract. कैटरैक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, और मोतियाबिंद एक ओल्ड एज लोगों की प्रॉब्लम है, ऐसा माना जाता है। और हमने आपको यहाँ पिक्चर भी दिखाई हुई है कि एक बुज़ुर्ग आदमी को यहाँ शो किया है कि उसे मोतियाबिंद या कैटरैक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल मोतियाबिंद कुछ यंग लोगों में भी होता है, लेकिन फिर भी मोस्टली ओल्ड लोगों में होता है। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोतियाबिंद के बारे में, और ये डिस्कस करेंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है, व्हाट इज़ कैटरैक्ट। व्हाट इज़ कैटरैक्ट? मोतियाबिंद को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा मॉडल दिखाऊंगा। ये एक आंख का मॉडल है। इस मॉडल में हमें सामने काली पुतली दिखाई देती है, और इस काली पुतली से रोशनी अंदर जाती है, और फिर आंख में कैमरे की तरह एक लेंस आता है, और इस लेंस से फोटो बनती है पीछे पर्दे पे और हमें दिखाई देता है। जब ये लेंस कुछ ऐसा हो जाता है, इसे हम कहते हैं सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद। अगर ये लेंस सफ़ेद हो गया तो अब जो रोशनी आँख के अंदर जा रही है वो यहाँ रुक रही है, अंदर पूरी नहीं पहुँच पा रही, पेशेंट को कम दिखाई देने लगता है, और पेशेंट इस प्रॉब्लम से फिर डॉक्टर के पास आता है कि मुझे कम दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब। एक बारी मोतियाबिंद आ गया, थोड़ा या ज़्यादा, उसका इलाज एक ही है, ऑपरेशन। इस लेंस को निकाल दो, इसकी जगह एक दूसरा लेंस डाल दो। ये रास्ता क्लियर हो गया, रोशनी अंदर पहुंच गई, निगाह सही हो गई। ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। अब हम इसके थोड़े से डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक आंख का एनिमेशन है जो दिखाता है कि आंख में एक लेंस है, और इस लेंस से फोटो बनती है पीछे पर्दे पे, और यहाँ जो पिक्चर बनती है वो फिर हम यहाँ पे दिमाग से देखते हैं। ये एक आंख का नॉर्मल सिस्टम है। जब ये लेंस सफ़ेद पड़ने लगता है, जैसे यहाँ पे ये लेंस सफ़ेद पड़ने लग गया, तो अब जो रोशनी यहाँ जा रही है वो कुछ यहाँ रुक रही है, और अंदर जाने में कुछ फैल रही है, तो अंदर रोशनी कम पहुँच रही है, जिससे पेशेंट को कम दिखाई दे रहा है। अब जब ये सिचुएशन आती है तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया था, इस लेंस से रोशनी पर्दे पे बन रही है, और यहाँ पे अगर क्लियर रास्ता है तो पूरी पिक्चर यहाँ पर्दे पे बनती है और हमें पूरा दिखाई देता है। लेकिन अगर ये लेंस धुंधला पड़ गया तो जो रोशनी आँख के अंदर जा रही है वो बिखर रही है। बिखरने से जो क्वालिटी ऑफ फोकस है वो ख़राब हो गया, और रोशनी भी कम पहुँच रही है, तो पेशेंट को कम दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहला सिम्टम या सबसे पहले प्रॉब्लम जो पेशेंट को आती है वो है कि अगर वो गाड़ी चला रहा है, सामने से हेडलाइट पड़ती है, और वो हेडलाइट इस लेंस से बिखर रही है, तो एकदम हेडलाइट पड़ते ही उस इंसान को कम दिखने लगता है, और जैसी गाड़ी निकल जाती है फिर उसको आगे क्लियर दिखाई देता है। दूसरी प्रॉब्लम ये वो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे दिख तो सब कुछ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक हल्की सी धुंध की चादर है, जैसे समझो शीशे पे धूल हल्की सी जम गई हो, और दिल करता है कि कोई इस शीशे को पोंछ दे तो मुझे साफ दिख जाए। तो ये एक अर्ली सिम्टम है मोतियाबिंद का। और अगर मोतियाबिंद बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्लाउडी विजन, धुंधला दिख रहा है, अनक्लियर, और लाइट के चारों तरफ घेरे रोशनी के दिखने शुरू हो जाते हैं, हेलोज जिसको कहते हैं। ये जब मोतियाबिंद बढ़ गया। अब हम
जो डिस्कस करेंगे वो है लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक्स। और लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक्स हम शुरू करेंगे एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है फेको या माइक्रोफेको। तो जितनी भी ये लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक्स हैं उनकी कुछ खासियत है, और ये खासियत है, इन सब टेक्निक्स में कोई स्टिच टांका नहीं लगता, इन सब टेक्निक्स में कोई पेन नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई बैंडेज नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन या दाखला नहीं होता, और बेस्ट पार्ट, ये सारा का सारा ऑपरेशन सिर्फ आंख में बूंदे डाल के सुन करके हो जाता है, सिर्फ आई ड्रॉप्स। सो इट इज़ पेनलेस, कोई दर्द नहीं, और ये सारा प्रोसीजर करीब 10 मिनट लेता है। वॉक इन वॉक आउट, चलते हुए आओ और हॉस्पिटल से चलते हुए घर चले जाओ। सो टोटल टाइम ऑपरेशन थिएटर में 10 मिनट, आप सुबह आओगे कुछ घंटे में घर वापस चले जाओगे। ये इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का कमाल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो क्या है। सबसे पहले जो हमारी लेटेस्ट टेक्निक्स की कैटेगरी में आता है वो है माइक्रोफेको, माइक्रो MICS, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इस टेक्निक में ये मशीन यूज़ होती है। इस मशीन में ये फेको मशीन यूज़ होती है, और फेको मशीन के साथ कुछ और इसकी मशीनें यूज़ होती हैं साथ में, जिससे हमारा प्रिसिशन, कैलकुलेशन और मैग्नीफिकेशन कंट्रोल बेटर हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो सर्जरीज़ हैं, माइक्रो सर्जरीज़, ये मैग्नीफाइड आई के ऊपर की जाती हैं। इसका मतलब हम इस मशीन से आंख को करीब 6-7 टाइम्स मैग्नीफाई कर देते हैं, और उससे फिर हम बहुत प्रिसाइसली आंख के ऊपर काम कर पाते हैं। माइक्रोफेको इस टाइम सबसे कॉमनली यूज टेक्निक है, और ये पिछले 26 सालों से चल रही है। लेकिन हर टेक्निक, हर टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बेटर होती है, और माइक्रोफेको से भी अब बेटर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। माइक्रोफेको के बाद जो एडवांसमेंट आई है वो है जेप्टो। जेप्टो में क्या फ़र्क है कि माइक्रोफेको में जब हम मोतियाबिंद को ओपन करते थे तो हम एक नीडल को यूज़ करते हैं, और नीडल से मोतियाबिंद को अपने हाथ से कंट्रोल करके ओपन अप करते हैं। हाथ से और नीडल से कंट्रोल इतना प्रिसाइज नहीं आ सकता जितना कि एक ऑटोमेटेड डिवाइस से आ सकता है, और वो एडवांसमेंट थी जेप्टो के अंदर। जेप्टो में इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपने जेप्टो को लगाया, बटन प्रेस किया, एंड 1 सेकेंड नहीं, 4 मिली सेकेंड के अंदर ये सारा काम अपना मोतियाबिंद को खोल देती है, जो हम मैनुअली करते थे। तो इसका इतना अच्छा प्रिसिशन है कि हम एडवांस्ड केसेस के अंदर, एडवांस केसेस में जहाँ मोतियाबिंद ज़्यादा बढ़ जाए, पक जाए, हार्ड हो जाए, सफ़ेद हो जाए, 1 नाइट पेशेंट्स, ऐसे लोगों में हम जेप्टो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स इस जेप्टो मशीन के साथ ये सारी मशीनें तो फिर भी वही यूज़ होंगी जैसे कि बाकी भी यूज़ होती हैं, लेकिन एडवांसमेंट्स होनी है। और फिर आई एक सबसे शानदार टेक्निक जिसका नाम है ब्लेडलेस फेम्टो लेज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब से युक्त टेक्निक, जिसको हम कहते हैं मशीन जो यूज़ होती है वो इसके अंदर लेंजेक्स मशीन यूज़ होती है। तो ये क्या टेक्निक है? तो ये है हमारी जो लेटेस्ट लेज़र है जिसको हम कहते हैं फेम्टोसेकंड लेज़र, और उसके साथ फिर ये सारी रेंज ऑफ मशीन्स हैं जो यूज़ होती हैं। फेम्टोसेकंड लेज़र की ये खासियत है कि उसका प्रिसिशन, उसका कंट्रोल सारा कंप्यूटराइज्ड है। ऑफ कोर्स सर्जन उस कंप्यूटर को सेट करता है और उसके ऑब्जर्वेशन में सारा कंप्यूटराइज सिस्टम चलता है, जिससे एक्यूरेसी, बिल्कुल परफेक्ट एंगल, परफेक्ट कटिंग, और ये सारा काम हो जाता है कंप्यूटर से कुछ 20 सेकंड के अंदर।
फिर तो सिर्फ मोतियाबिंद निकाला और लेंस डाला और पेशेंट को घर भेज दिया। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एग्जांपल्स इसके बारे में। ये है माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको हम कहते हैं माइक्रोफेको। आप ये देख रहे हो कि ये जो ओपनिंग है ये हम मैनुअली बना रहे हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज में ऑटोमेटिकली बनती है। ये मोतियाबिंद को हम मैनुअली अपनी इस मशीन से कट करके टुकड़े बना रहे हैं। ये टुकड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज में ऑटोमेटिकली लेज़र से बनते हैं। लेज़र की प्रिसिशन, लेज़र का कंट्रोल, लेज़र की डेप्थ बेटर रहती है। सो ये जो चीज़ें आपको इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली बिल्कुल माइक्रो लेवल पे है, और वो माइक्रो लेवल का प्रिसिशन ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बेटर आता है। फिर आंख के अंदर लेंस डाल दिया। अब आप देखिए जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लेडलेस फेमटो लेज़र विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ये प्रोसेस सारा लेज़र से बन गया। कट्स की प्रिसिशन, कट्स का डेप्थ, कट्स के एंगल्स सब लेज़र से बन गए। एंट्री पॉइंट्स सब लेज़र से बन गया। मोतियाबिंद डिज़ोल्व लेज़र से हो गया। अब तो आपको बस उसको सक आउट करना है और दूसरा लेंस डालना है। सो प्रिसिशन, सेफ्टी, रिपीटेबिलिटी, आप वही चीज़ बार बार आप पेशेंट टू पेशेंट रिपीट कर सकते हो, आपकी एक्यूरेसी में कोई फ़र्क नहीं आता। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फेमटो लेज़र। फेमटो लेज़र अब काफ़ी लोगों के पास है, थोड़ी एक्सपेंसिव मशीन है। जितने भी एडवांस सेंटर्स हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं फेमटो लेज़र पे अपग्रेड करने की। जो हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला लेज़र है, विच इज़ बाय द वर्ल्ड लीडर एल्कॉन, एंड दिस इज़ कॉल्ड द लेंजेक्स फेमटो लेज़र। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फेमटो लेज़र्स। अब कुछ और कंपनियां भी हैं जो फेमटो लेज़र्स बनाती हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के 3 टेक्निक्स यूज़ कर ली, माइक्रोफेको, जेप्टो और फेमटो। इसका मतलब ये नहीं कि और टेक्निक्स नहीं हैं, इससे पहले और भी टेक्निक्स थी। जब मोतियाबिंद पक जाता था, मैं आपको फिर यहाँ दिखाऊंगा, पहले ज़माने में हम कहते थे जब मोतियाबिंद पक जाता है तो ऑपरेशन होता है। जब मोतियाबिंद पक जाता था तो वो सख्त हार्ड हो जाता था, तो इतना सख्त हार्ड मोतियाबिंद को निकालने के लिए एक बड़ा सा कट लगाना पड़ता था। मोतियाबिंद साबुत निकलता था, दूसरा लेंस डलता था और फिर 9 टांके आंख पे लगते थे। ये टांके वाली टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। अब हम लेज़र से डिज़ोल्व करके निकाल रहे हैं। लेकिन अगर लेज़र से डिज़ोल्व करके निकाल रहे हैं तो उसकी भी कुछ शर्तें हैं। मेन शर्त यह है कि मोतियाबिंद पकना नहीं चाहिए, क्योंकि मोतियाबिंद पक गया तो वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होगा और हम उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे डिज़ोल्व करने के लिए तो वो आसपास के एरियाज़ को डैमेज करेगा। सो मोतियाबिंद थोड़ा कच्चा होना आज की डेट में ज़रूरी है अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूं लेंस ऑप्शंस के बारे में। हमने ऑपरेशन करके मोतियाबिंद तो निकाल दिया, अब उसमें हमने लेंस डालना है। हमारी कोशिश होती है कि जब हम आंख के अंदर इस मोतियाबिंद को निकाल के जब लेंस डालें, ये एक एग्जाम्पल है लेंस की। जब हम मोतियाबिंद को निकाल के लेंस आंख के अंदर डालें तो लेंस की पावर ऐसी होनी चाहिए कि लगभग सारा चश्मे का नंबर इस लेंस में आ जाए और हमें बिना चश्मे के दूर का बहुत क्लियर दिखाई दे, एंड मे बी दूर के बाद नज़दीक का भी क्लियर दिखाई दे। ये हमारी कोशिश है और टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेंस है, इसकी पावर हमारे हाथ में है। हम ऐसी पावर का कैलकुलेट करके डाल सकते हैं लेंस जिससे कि ऐसा संभव है। तो जब हम लेंस डाल रहे हैं और उसकी पावर हमारे हाथ में है तो हम आँख में कहते हैं 2 किस्म की पावर है। एक जो पुराना लेंस हमने निकाला उसकी एक पावर है, उसको तो रिप्लेस करना ही होता है।
तो हम जो अल्ट्रासाउंड और लेज़र टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं लेंस स्टार, उससे कैलकुलेट करके वो पावर निकाल लेते हैं, जिससे कि वो पावर लेंस की रिप्लेस हो जाती है। और एक पावर है टॉरिक। टॉरिक के बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो पहले हम ये समझें, जब हम लेंस डालते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के लेंस हैं, मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस एंड मल्टीफोकल, जिसको हम कहते हैं ट्राईफोकल। मोनोफोकल जैसा नाम है, एक लेंस का एक फोकस मोनो, वो सिर्फ एक फोकस बनाएगा और जिससे हम दूर की रोशनी क्लियर हो जाएगी। सो आप समझिए कि आंख में 3 किस्म के फोकस हमें चाहिए, एक फोकस दूर का, एक फोकस इंटरमीडिएट कंप्यूटर डिस्टेंस, ये फोकस दूर का, यहाँ से दिखाता हूँ। तो आप समझिए हमें आंख में 3 किस्म के फोकस चाहिए, एक फोकस दूर का, एक फोकस इंटरमीडिएट मिडिल का, और एक फोकस नज़दीक पड़ने का। अगर हमें तीनों फोकस मिल जाए तो हम सारे फंक्शन बिना चश्मे के कर सकते हैं। जो मोनोफोकल लेंस है वो सिर्फ दूर का फोकस कवर करता है और आपको इंटरमीडिएट और नियर के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। ये सबसे कॉमन लेंस है जो पिछले 26 सालों से चल रहा है, और इसमें जो सबसे एडवांस्ड सिस्टम है, जो सबसे एडवांस लेंस है, वो है एक्रीसॉफ्ट IQ, एल्कॉन USA का है, जो हम प्रेफर करते हैं। अब टेक्नोलॉजी कुछ आगे बढ़ गई। अब उन्होंने ऐसा लेंस को डिज़ाइन किया मोनोफोकल को कि उसके साथ ऐसी ऑप्टिक्स बनाई कि मोनोफोकल के साथ हमें डेप्थ ऑफ फोकस का एडवांटेज हो जाए। डेप्थ ऑफ फोकस से क्या हो गया कि अब मुझे दूर भी दिख गया और काफ़ी हद तक इंटरमीडिएट ये भी कवर हो गया। तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये हो गया हमारा डेप्थ ऑफ फोकस। तो डेप्थ ऑफ फोकस कवर्स डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट। तो बचा क्या, नियर। तो यू हैव टू स्टिल नीड ग्लासेस फॉर रीडिंग ओनली। और इनमें से 2 किस्म के लेंसेज आजकल पॉपुलर है। एक है टेक्निस आईहेंस जो जॉनसन एंड जॉनसन का है, वो भी US से है, एंड विविटी एल्कॉन, ये भी USA का है। ये दोनों टॉप ब्रांड्स हैं वर्ल्ड के अंदर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन का जो डेप्थ ऑफ फोकस है वो समझ लो दूर से लेके यहाँ तक कवर हो जाता है। सर, दूर से लेके यहाँ तक कवर हो गया। जो एल्कॉन का विविटी है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर हो गया और थोड़ा क्लोजर आ गया। लेकिन इतना डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये लेंस इसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। फिर आ गया कि हम ऐसा लेंस चाहिए हमें जिससे हमारा दूर, मिडल और नज़दीक तीनों कवर हो जाए। वो आ गया आपका ट्राईफोकल, जिसको पहले मल्टीफोकल कहते थे लेकिन अब ट्राईफोकल कहते हैं। इससे डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर तीनों कवर हो गए। अगर तीनों कवर हो गए तो इससे तो बेटर कोई लेंस ही नहीं है। इसका मतलब सारे लेंस ही ये डलने चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली ये लेंसेज हमारी प्रैक्टिस में इवन 1% से भी कम डलते हैं। कोई वजह होगी? हाँ, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अगर इस एक लेंस जो एक नॉर्मल लेंस है, जो एक नॉर्मल फोकस बनाता है, उसकी आपको 3 फोकस बनाने पड़ेंगे। तो 1/3 लाइट दूर के लिए, 1/3 लाइट बीच के लिए, 1/3 लाइट नज़दीक के लिए, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो जब 3 हिस्सों में डिवाइड होगी तो किसी भी फोकस में आपको सिर्फ 1/3 लाइट मिल रही है। तो जो शार्पनेस है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, वो कम हो गया। तो पेशेंट कहता है कि मेरे को दिख तो रहा है लेकिन सब चीज़ों में शार्पनेस नहीं है, कुछ में क्लैरिटी नहीं है। हर बंदा नहीं कहता, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं। और फिर ये करने के लिए ये जो लेंस है, इस लेंस पे प्रिज्म्स लगाने पड़ते हैं, जो 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग का प्रिज्म्स है। तो आपको एग्जांपल के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ
कि ये है एक मोनोफोकल लेंस, ये है एक ट्राइफोकल या मल्टीफोकल लेंस। अब इसमें आप फ़र्क देखिए, अगर मैं आपको दोनों हाथों में पकड़ कर देख रहा हूँ तो ट्राइफोकल में ये रिंग्स हैं, ये प्रिज्म के रिंग्स हैं जो कि लाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब जब पेशेंट इन रिंग्स के थ्रू देखता है तो कभी कभी उसको लाइट के चारों तरफ घेरे या गोले नज़र आते हैं, इसको हम कहते हैं हेलोज एंड ग्लेयर्स। ये सबको नहीं आते, लेकिन जिसको आते हैं वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए कई लोग इन ट्राइफोकल्स को कम यूज़ करते हैं और हमारी प्रैक्टिस में करीब 1% से कम ये ट्राइफोकल यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इन सारे लेंसेज के साथ एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं टॉरिक ऑप्शन। टॉरिक ऑप्शन क्या होता है? टॉरिक ऑप्शन ये होता है कि वो अगर आंख में नॉर्मल पावर के साथ अगर सिलिंड्रिकल पावर भी है तो वो टॉरिक लेंस वो सिलेंडर पावर भी करेक्ट कर देता है, एंड इट इज यूज्ड व्हेन सिलेंडर पावर इज 0.75 या और मोर। दैट मीन्स 0.75 या ज़्यादा सिलेंडर पावर हो तो टॉरिक लेंस लगना चाहिए, जिससे कि फोकस की क्वालिटी पीछे पर्दे पे ज़्यादा बेटर आती है। टॉरिक क्यों होता है? अब ये आंख का सिस्टम है, आंख गोल है, ये काली पुतली कॉर्निया भी गोल है, अलग से पावर नहीं बनाती और टॉरिक लेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आंख का कॉर्निया पूरा गोल ना हो, एक एंगल पे थोड़ा फ्लैट है, एक एंगल पे थोड़ा सा स्टीप है, तो इसका फोकस भी थोड़ा सा तिरछा आएगा। जैसे मेरा ये लेंस है जो मैं आंख देखने के लिए यूज़ करता हूँ, ये एक बिल्कुल परफेक्ट लेंस है, और अगर मैं आपको इस टेबल पे दिखाऊं टॉर्च मार के तो इस लेंस का फोकस बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस लेंस को थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो ये फोकस फैल गया, ये जो सिलेंडर पावर ये फैल गया, इसको हम कहते हैं टॉरिक लेंस। अगर ये पर्दे के ऊपर ऐसा फोकस आएगा तो नेचुरली क्वालिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम टॉरिक लेंस डाल के इसकी फोकस क्वालिटी और बेटर कर दें तो नेचुरली रोशनी बेटर आएगी। सो हमारे पास अब क्या ऑप्शंस हैं? हम कहते हैं कि पेशेंट को पहला ऑप्शन मोनोफोकल, वो कहता है मुझे इंटरमीडिएट भी देखना है, मोनोफोकल प्लस डेप्थ ऑफ फोकस, उसकी आंख में सिलेंडर पावर भी है, मोनोफोकल प्लस डेप्थ ऑफ फोकस प्लस टॉरिक, 3 चीज़ें हो गई। लेकिन जितनी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे उतनी लेंस की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो ये दिखा रहा है कि मोनोफोकल लेंस में आपको दूर का क्लियर दिख रहा है, लेकिन नज़दीक का ब्लर्ड दिख रहा है। और अगर आप ये लेंस है और लेंस का फोकस दूर का क्लियर है, मिड धुंधला है, नज़दीक धुंधला है, ये देख रहे हो, इधर फोकस नहीं है, इधर फोकस नहीं है, इधर फोकस है। अब ये देखो, ये आ गया दूसरा कैटेगरी ऑफ लेंस, मोनोफोकल विद डेप्थ ऑफ फोकस। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसका फोकस दूर भी है, तो ये लेंस है अब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसका फोकस दूर भी है, इसका फोकस मिड भी है, ये सारा फोकस मिल रहा है, लेकिन नज़दीक का फोकस अभी भी नहीं है। फिर आ गया ट्राइफोकल। ट्राइफोकल में सब कुछ दिखता है, लेकिन उसके अंदर जैसे मैंने बताया लाइट के चारों तरफ एक हेलोज है। सो ट्राइफोकल्स में दूर, मिड, नियर सब दिखता है, लेकिन अब ये देखो लाइट के चारों तरफ हेलोज है, तो ये कभी कभी
बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है कुछ लोगों के लिए, हेलोस और ग्लेयर। सो आपने ये समझ लिया अभी तक कि मोतियाबिंद निकाल के लेंस डलता है। मोतियाबिंद किट में जब आप ऑपरेशन कराते हो तो आपको दो चीज़ें पूछनी होती हैं। एक, डॉक्टर साहब मेरा कौन सी टेक्निक से ऑपरेशन होगा। दूसरा, डॉक्टर साहब मेरी आंख में कौन सा लेंस लगेगा। ये दोनों चीज़ें हमने आपको समझा दी। अब थोड़ा मोतियाबिंद के बारे में थोड़ी सी और जनरल जानकारी ये कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है तो कुछ टेस्ट तो होंगे। एक, शुगर, वो तो किसी भी ऑपरेशन में जांच होती है। ब्लड प्रेशर किसी भी ऑपरेशन में जांच होती है। उसके साथ ये वायरल मार्कर्स हैं। वायरल मार्कर्स मीन्स HIV, हेपेटाइटिस 1, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C जिसको हम कहते हैं, ये ज़रूर कराते हैं। ये इसलिए नहीं कि आपको इससे रिस्क है, इसलिए कराते हैं कि हो सकता है कोई भी पेशेंट आपसे पहले को ये प्रॉब्लम हो और वो फिर OT में आ जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि ये ऐसे पेशेंट्स को लास्ट में किया जाए और उसके बाद थरो फ्यूमिगेशन हो जाए बिफोर वी टेक, जब हम अगले पेशेंट को लेते हैं उससे पहले। तो ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है, इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि आप ही को ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ECG रूटीन है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो कार्डियक एवेल्यूएशन चाहिए, और कोई स्पेशल बीमारी हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं। मोतियाबिंद से पहले कुछ आंखों की भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं। तो एक जो हमारे सिस्टम में रूटीन है कि हालांकि ये मशीनें बहुत महंगी हैं, लेकिन हम फिर भी इनको रूटीन और फ्री में करते हैं। वो ये है ऑप्टिकल बायोमेट्री, जो लेज़र टेक्निक है जिससे हम लेंस की पावर जांच करते हैं। अल्ट्रासाउंड बायोमेट्री, जो अल्ट्रासाउंड से लेंस की पावर जांच होती है। हम हमेशा दो टेक्निक से लेंस की पावर जांच करते हैं, जिससे कि अगर दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई तो हमें पता है कि ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, और अगर किसी में वेरिएशन आई तो हम फिर चेक करते हैं जब तक कि दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट ना आए, तभी हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। और ये स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी एक टेस्ट होता है जो हमें बताता है आंख की अंदर की पुतली की ताकत कितनी अच्छी है। ये एक सेफ्टी पैरामीटर है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में एक आध इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाती है, वो जिसको हम कहते हैं OCT जैसे समझ लो आई का CT स्कैन, वो मिनी CT स्कैन। ये पर्दे की जांच है, क्योंकि डायबिटीज़ पर्दे को असर करता है। इसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनो में मतलब पर्दा, पैथी मतलब उसकी बीमारी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो ये जानना ज़रूरी है कि उसका आँख पे या पर्दे पे क्या असर है, क्योंकि कई सिचुएशंस में मोतियाबिंद करते ही ये डायबिटिक रेटिनोपैथी फैल जाती है और हम ऐसा नहीं चाहते। तो हम अगर पहले से हमें नॉलेज होगी कि कुछ असर है तो हम उसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। साथ में एक पिक्चर ले लेते हैं पर्दे की, जिसको हम कहते हैं फंडस पिक्चर, जिससे हमें आइडिया होता है कि तब पर्दे की पोजीशन क्या थी। तो अगर हमें आगे कभी कंपेयर करना हो तो हम दोनों चीज़ों में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम टॉरिक लेंस डाल रहे हैं तो टॉरिक लेंस के लिए भी कुछ जांचों की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिजिटल सिस्टम है, आजकल मैनुअल सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम जो है, इसकी हम टॉरिक की जांच करके जब ऑपरेशन करते हैं उसके ऊपर हम टॉरिक की प्रोजेक्शन करते हैं, जिससे सर्जन को पता लग जाता है एग्जैक्ट किस एंगल पे, किस एक्सिस पे लेंस को डालना है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स आए। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। अब हम बात करते हैं पोस्ट सर्जरी रिकवरी, ऑपरेशन के बाद की रिकवरी। आमतौर पे ऑपरेशन के बाद की रिकवरी बहुत ही सिंपल होती है। आधे घंटे के बाद हम पेशेंट को ओपीडी में देख लेते हैं, कोई पट्टी नहीं, और पेशेंट को चेक करके उसको घर भेज देते हैं और वो अपनी ड्रॉप्स डालता रहता है और एक दो दिन गोलियां खा लेता है। तो रिकवरी तो बहुत ही अनइवेंटफुल है, एक दो दिन आराम किया और फिर अपना रूटीन काम शुरू कर सकता है। अब एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बताया मेरा मोतियाबिंद कच्चा है और मुझे काफ़ी दिख रहा है, तो क्या मैं ऑपरेशन थोड़ा पोस्टपोन कर सकती हूँ?
क्या अभी ऑपरेशन करना ज़रूरी है? तो हम उस कंडीशन में ये कहते हैं कि हाँ, अगर मोतियाबिंद कच्चा है, ज़्यादा पक नहीं रहा, तो आप अभी से लेके 6 महीने तक कभी भी प्लान कर सकते हो। लेकिन ये तय है कि मोतियाबिंद एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन से हर आदमी को डर लगता है। ऑपरेशन कोई आदमी शौक के लिए नहीं कराता और उसकी कोशिश होती है कि जितना मैं पोस्टपोन कर लूँ उतना बेटर। तो आप 6 महीने पोस्टपोन कर लो, लेकिन उस 6 महीने में मोतियाबिंद बढ़ता जाएगा, रोशनी गिरती जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि आपने मोतियाबिंद अभी करा लिया और फ्री हो गए, क्योंकि मोतियाबिंद टेक्नोलॉजी बहुत ही सेफ टेक्नोलॉजी है। इट इज़ 100%, नो इट इज़ नॉट 100%, बिकॉज मेडिकल लैंग्वेज में 100% वर्ड यूज़ नहीं होता। इट इज़ 99.5% सेफ। सो इट इज़ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि आप कंफर्टेबल होके 10 मिनट का ऑपरेशन आप अब करा लो। सो दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन है, अब कराओ या 6 महीने के बाद कराओ। हाँ, लेकिन 6 महीने के बाद भी तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा ही ना, टल तो नहीं गया। तो 6 महीने में आपके दिमाग में चलता रहेगा मेरा ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन होना है। मोतियाबिंद भी हार्ड होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, ऑपरेशन और मुश्किल होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, लेज़र एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। तो फिर क्या फ़ायदा? तो फिर अभी करा लो, लेकिन चॉइस आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।